students. Today, as we had discussed earlier in our previous classes, we had discussed the working capital, how you calculate the working capital adjustments, right? How to calculate working capital formulas. So we have done the current assets minus current liabilities. We have already done so many solutions in that. The simple working capital, how you calculate the working capital statements. So now today we done with the different method with the working capital. It's a part of that also. It's called fund flow statement. First of all, before we go to the solutions or practical problems, what you have to very much understand the what is fund flow statement, how you do this, and what is the main purpose, why you calculate the fund flow statement in any kind of adjustments related to working capital. Basically, in the analysis and interpretation of financial statements, fund flow statement is one of the important technique. The statement of changes in working capital is prepared with the help of current assets and current liabilities. As you know, हम वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से लेस करके मिल जाता है हमें वर्किंग कैपिटल. Similarly, fund from operation is prepared on the base of profit and loss account to prepare out the exact movement of funds in different position. Similarly, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले बनाते हैं, उससे हमें फंड्स जनरेट करने की कैपेसिटी डिफरेंट लेवल पे कैसे जाएगा वो पता चल जाता है. आफ्टर प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, at the last stage, comprehensive fund flow statement can be prepared on the basis of non-current assets, non-current liabilities of a balance sheet and relevant information. In other words, this statement is prepared with the help of changes in non-current assets and non-current liabilities of the balance sheet. इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, हमें सिंपल मिल जाता है डाटा, वैसे ही जो हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो हमें उससे पहले फंड पता होना चाहिए ऑपरेशंस के कैसे कंपनी में है, तो हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन की नॉलेज मिल जाती है इन स्टेटमेंट से. और आखिरी में जब हम क्लोज करते हैं बैलेंस शीट को, तो हम पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्कआउट करते हैं, जो कि हमें बैलेंस शीट की नॉलेज से ही मिल जाता है, जिसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के अलावा नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज की भी हमें नॉलेज मिल जाती है, जो कि बैलेंस शीट में पहले से मौजूद होती है. ठीक है, सेकंड पे बढ़ते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. क्या क्या सोर्स हो सकते हैं सोर्स ऑफ फंड्स के? द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ठीक है, सबसे पहले क्या है, कंपोनेंट्स मैंने हेडिंग डाल दी ऊपर. सोर्स ऑफ फंड्स कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जांपल हो सकता है. ठीक है, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी एग्जांपल हो सकता है. इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये एग्जांपल हो सकता है सोर्स ऑफ फंड का. लॉन्ग टर्म लोन्स रेज्ड फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक, ऑल एग्जांपल्स ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स. लॉन्ग टर्म लोन्स ऑन मॉर्टगेज, कोई भी चीज आपने खरीदी हो उससे रिलेटेड हो सकता है, जो आपने लोन पे उठाई है, मॉर्टगेज किसी पैसे उधार पे उठाई हो. Sale of fixed assets are the example of source of funds. Sale of long-term investments are the example of source of funds. Non-trading incomes, ये सारी incomes जो हम नॉन ट्रेडिंग से करते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ फंड से भी एग्जाम्पल हो सकता है. फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एज पर द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. जो हम कैपिटल में हम वर्किंग कैपिटल में हमने देखा होगा नेट इंक्रीज डिक्रीज हम लास्ट कॉलम में निकालते थे, वो भी सोर्स ऑफ फंड में एडजस्टमेंट होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंपोनेंट्स, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. राइट, जनरल फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज मे बी यूटिलाइज्ड इन फॉलोइंग वेज फॉर मीटिंग द फ्यूचर प्रोडक्टिव ऑफ द बिजनेस. जनरली हम अपने फंड्स को इस तरह से स्टोर या यूटिलाइज करते हैं ताकि भविष्य में जितने भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो वो प्रोडक्टिव सफल हो, मतलब सफल हो, वो क्रिएट सफल हो. नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स इन डिबेंचर्स, ये आपके कंपोनेंट्स हो सकते हैं. रीपेमेंट ऑफ लोन्स रेज फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक. ठीक है,
ये हो सकता है आपका कंपोनेंट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, fund lost in operations, net increase in working capital as per the चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जो भी हमारा शेड्यूल वर्किंग कैपिटल निकलता है उससे हम अपने डाल सकते हैं। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्म कैसा हो सकता है, इनकी फॉर्मेट बात करते हैं हम। स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर्म ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, दो टाइप के फॉर्मेट हो सकते हैं। द फॉलोइंग आर द टू यूजुअल फॉर्मेट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इज प्रेजेंटेड बिलो। जब भी कभी हमें सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड हमें निकालना हो तो हम दो टाइप से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है स्टेटमेंट फॉर्म में, एक होता है अकाउंट फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर्म में पहले बात करेंगे, पर्टिकुलर्स डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे दोनों जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड डाल देंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, sales of fixed assets, sale of investment, non-trading incomes, decrease in working capital as per the schedule in change in working capital। जो भी डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, टोटल सोर्सेज या टोटल इनफ्लोज कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपके सारे अमाउंट आ जाएंगे, उसका ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट है। एप्लीकेशन और यूज ऑफ फंड्स, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन एग्जांपल हो सकती है, रिडक्शन ऑफ शेयर्स इज एग्जांपल हो सकती है, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स एग्जांपल हो सकती है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एग्जांपल हो सकती है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एग्जांपल हो सकती है, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर एग्जांपल हो सकती है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपकी एग्जांपल हो सकती है, पेमेंट फॉर ऑफ डिविडेंड आपकी एग्जांपल हो सकती है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एज पर द शेड्यूल इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जो भी वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज होगा वो आपका इंक्रीजिंग लेवल पे यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ऊपर आपका था अगर आप सोर्स ऑफ फंड करते हो तो यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, और अगर आप एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में जाते हो तो आपका डिक्रीज है। तो टोटल वही एप्लीकेशन या जो आपका टोटल आउटफ्लो होगा, एक हो गया आपका इनफ्लो, एक होता है आपका आउटफ्लो। यानी कि यूज ऑफ फंड आपका आउटफ्लो हो गया और सोर्स ऑफ फंड आपका इनफ्लो हो गया। फंड आने का तरीका, फंड जाने का तरीका। जो फंड हमारे से चले जाते हैं जिसपे हमारे खर्चे होते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन यूज ऑफ फंड्स। जो हमारे हमारे वापस हमारे सोर्सेज है, इनकम है, या कोई भी हमने चीजें ली हैं बाहर से, इन्वेस्टमेंट्स की है, कुछ लोन्स उठाया है या कुछ भी किया है, वो सारे हमारे सोर्स ऑफ फंड में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके से फॉर्मेट है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट का। अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में हो सकता है, अब एक अकाउंट फॉर्म में भी हो सकता है। अकाउंट फॉर्म में हम डाल देंगे सोर्स ऑफ फंड एक तरफ, अमाउंट एक तरफ, एप्लीकेशन ऑफ फंड एक तरफ, अमाउंट एक तरफ। तो ये अकाउंट फॉर्म में आप फॉर्मेट बना सकते हो। फंड फॉर्म ऑपरेशन एग्जाम्पल्स आर सेम, सब कुछ सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। ऑलमोस्ट ये सारी एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन ऑफ फंड में एक तरफ आती है और सोर्स ऑफ फंड में एक तरफ। यानी कि हमें क्वेश्चन वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि कौन सी चीजें, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके इनमें से कोई भी चीज क्वेश्चन में हो सकती है, तो हमें उस हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है एज पर द स्टेटमेंट। तो यहाँ तक था आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्या चीजें होती है उसमें, कितने तरीके फंड फ्लो स्टेटमेंट है और कितने तरीके फॉर्म है, उसके स्टेटमेंट फॉर्म है और अकाउंट फॉर्म है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने पहली इलिस्ट्रेशन पे जो कि इससे रिलेटेड होगी। ठीक है, यानी कि आपकी एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगी। उसमें आपको शेड्यूल ऑन चेंज वर्किंग कैपिटल भी बनाना पड़ेगा और आपको कुछ सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट विलियम एंड कंपनी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो इसने तीन चीजें मांगी है हम इसमें एडजस्टमेंट में हमें। एक तो इसने वर्किंग कैपिटल मांगा हमसे कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद इसने स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज भी मांगा है जो मैं अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी मांगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ बैलेंस शीट दी होगी, एक तरफ लाइबिलिटीज दिया होगा 2 साल का, 2002 का, 2003 का। ठीक है, फिर एक तरफ एसेट्स दिया होगा 2002 का, 2003 का।
ठीक है। और लाइबिलिटीज के कॉलम में कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, ठीक है। एसेट्स में कैश इन हैंड है, सन्ड्री डेब्टर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। तो सबसे पहले इसने बोला कि वर्किंग कैपिटल निकालिए। तो वर्किंग कैपिटल में हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल में हम सिर्फ यहाँ पे वो चीजें मेंशन करेंगे जो हमारा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, वो जो हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया हुआ है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से आपकी वर्किंग कैपिटल निकलती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम वर्किंग कैपिटल में लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज लेंगे और यहाँ पे करंट एसेट्स लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है। इसमें मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है लाइबिलिटी एज पर करंट लाइबिलिटी इज कंसर्न। बाकी जो कैपिटल है ये आपका एक तरह से कंपनी के रिलेटेड पॉलिसी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी लाइबिलिटीज नहीं हो सकती क्योंकि ये स्टेटमेंट्स है। लॉन्ग टर्म लोन्स आपने इन्वेस्टमेंट्स की है की है तो ये आपका लाइबिलिटीज में नहीं आ सकता। कैश इन हैंड आपके एसेट्स में आ सकते हैं, ठीक है। सन्ड्री डेब्टर्स आपके एसेट्स में आ सकते हैं। स्टॉक आपकी मशीनरी आपकी एसेट्स में नहीं आ सकती करंट एसेट्स में क्योंकि वो फिक्स एसेट्स है। बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट है। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट जैसे ही कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो ऑटोमेटिकली समझ लीजिएगा तो इसकी एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एज पर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड जो दिया। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसका आगे के पॉइंट पे। आगे है आपका शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मैं क्वेश्चन को साथ रख लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सोल्यूशन पे मैं बढ़ता हूं इसके। मैंने हेडिंग डाल दी है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था। शेड्यूल भी डाल सकते हो, स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, सेम थिंग है, कोई गलत नहीं है उसमें। फिर हम कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का। 2002 का डाल दिया, 2003 का डाल दिया, ठीक है। वही फॉर्मेट वही है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल डालते हैं और इंक्रीजिंग कॉलम और डिक्रीजिंग कॉलम, ठीक है। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम करंट एसेट्स की। तो सबसे पहले हमने कैश एट बैंक डाल दिया। कैश एट बैंक यहाँ पे कैश इन हैंड में लिखा हुआ है, इसको बाय मिस्टेक हो गया है तो आप कैश एट बैंक समझिए इसको। ये बाय मिसप्रिंट हो चुका है, ये कैश एट बैंक है एक्चुअली, ये जो हैंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैश एट बैंक हम लेंगे यहाँ पे। कैश एट बैंक यहाँ पे 4000 है जो कि ये अमाउंट है और 9000 है। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैश इन बैंक है एक्चुअली, मिसप्रिंट हो चुका है। एज पर द सोल्यूशन हमने कैश एट बैंक ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 और 9000 का अमाउंट है करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, ठीक है। ऑब्लिक बैंक जो लिखा हुआ है उसमें डिफरेंस आया हमारा 5000, ठीक है। 9000 का बट ये इंक्रीजिंग वैल्यू है तो इसलिए हमने इंक्रीजिंग में डाल दिया। नेक्स्ट हमने सन्ड्री डेब्टर्स लिए 16500 और 19500। 16500 एक तरफ, 19500 एक तरफ। डिफरेंस कितना आया? 3000 का, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। 19500 प्रीवियस ईयर कम था तो 3000 इंक्रीजिंग लेवल में डाल दिया, डिक्रीजिंग में दोनों में कुछ नहीं डाला। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक हमने ले लिया 9000 यहाँ से और 7000 करंट ईयर का। तो 9000 पिछले साल का था, 7000 करंट ईयर का था, तो ये डिक्रीजिंग हो गया करंट ईयर में। तो जब डिक्रीजिंग हुआ, मैंने आपको कहा था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, जब डिक्रीजिंग होता है तो एसेट्स में हम डिक्रीजिंग डाल देते हैं क्योंकि एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं आती है, लाइबिलिटी में चेंज आती है, मैंने पहले भी कहा था। तो जो इंक्रीजिंग में है वो इंक्रीजिंग मेंशन कर दिया, जो डिक्रीजिंग में है वो डिक्रीजिंग में मेंशन कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा करंट एसेट्स का कॉलम खत्म हुआ। 4000 16,500 plus 9000 gives me the figure 29,500, ठीक है। 2003 के कॉलम में बढ़ते हैं। 9000 plus 19,500 plus 7000 gives me the figure 35,500, ठीक है। यहाँ पे आपका करंट एसेट्स का कॉलम क्लोज हुआ। तो हमने ये चैप्टर आगे इसको आगे बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं करंट लायबिलिटीज के कॉलम में। तो करंट लायबिलिटीज में मैंने पहले ही कहा था कि मेरे को वहां पे क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, बाकी क्यों नहीं दिख रहे कि बाकी करंट लायबिलिटीज के कॉलम ही नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स करंट लायबिलिटी की कॉलम नहीं हो सकता क्योंकि वो एक तरह से हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हिसाब से लिया है। वो हमारा लोन जरूर है, लायबिलिटी है बट लॉन्ग टर्म।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि एक स्टेटमेंट है, हम उसको करंट लायबिलिटी में नहीं ले सकते। कैपिटल एक एडजस्टमेंट होती है जो हमें लायबिलिटीज को कॉलम में से मेंशन होती है, बट वो एडजस्टमेंट की जाती है, ना कि करंट लायबिलिटीज के कॉलम में शो की जाती है, इसलिए नहीं है। इसलिए हमारे पास अमाउंट कौन सा रह गया, स्टेटमेंट कौन सी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ओनली। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऊपर अमाउंट में दे रखा है 9,000, यहाँ पे दे रखा है 5,000, यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो वही मैंने नीचे उतारा है 9,000 और 5,000। अब जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझाया था कि जब भी कभी अब आपको लगे, क्योंकि लायबिलिटी कॉलम है 9,000 प्रीवियस ईयर का था, करंट ईयर का 5,000 है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है, तो हम इंक्रीजिंग में शो करेंगे इसको, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये एक एडजस्टमेंट पहले से आपको फॉर्मूला रूल ऑफ थंब समझना है जब भी आप वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4,000 हमने इंक्रीजिंग में शो कर दिए, तो हमारा टोटल आया 9,000 और 5,000, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हमने फॉर्मूला से निकाल दिया, टोटल ए माइनस बी दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 29,500 माइनस 9,000 गिव अस द फिगर 20,500, 35,500 माइनस 5,000 गिव अस द फिगर 30,500, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि वर्किंग कैपिटल यहाँ पे इंक्रीजिंग में शो कर रही है, तो मैंने प्रीवियस ईयर के कॉलम में 10,000 डाल दिया, ठीक है। और जब इंक्रीजिंग में शो कर रही है तो ऑटोमेटिक वो हम डिक्रीजिंग के कॉलम में शो करेंगे। ये यहाँ तक मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो अब इसको टोटल किया जाए, ठीक है। तो 20,500 प्लस 10,000 क्या फिगर आएगा, 30,500, और ये सेम रहेगा 30,500 यहाँ पे, ठीक है। इसको सबको टोटल करेंगे 5,000, 3,000, 4,000, ठीक है। ये आएगा आपका टोटल 12,000, और यहाँ पे 2,000 था प्लस 10,000 है, वो आपका टोटल आएगा 12,000। तो इस तरह से आपका नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकल गया। यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने सेम किया है पहले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में चेंज है, क्योंकि हमको निकालना है क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज ऑल्सो और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ऑल्सो, ठीक है। आप समझ गए, तो इसलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चन में, नीचे की तरफ रुक करते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने नेक्स्ट हेडिंग डाली है यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेडिंग डाली है मैंने यहाँ पे। मेरे को सोर्स ऑफ फंड मैंने अकाउंट फॉर्म में ये फॉर्मेट बनाया है, इसका फॉर्मेट मैंने अकाउंट फॉर्मेट में लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, स्टेटमेंट में भी ले सकते हैं, अकाउंट में भी ले सकते हैं। अब मैंने अकाउंट फॉर्म में ले लिया है क्योंकि सिंपल है वो, इसलिए सोर्स ऑफ फंड एक तरफ, रुपीज के कॉलम एक तरफ, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड एक तरफ, रुपीज के कॉलम एक तरफ। फंड फ्लो स्टेटमेंट में पहला मैंने यहाँ पे डाला इश्यू ऑफ कैपिटल। ये कहाँ से आया इश्यू ऑफ कैपिटल, आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने कैपिटल का एक अमाउंट मिला था हमें लाइबिलिटीज के कॉलम में, ठीक है। ये देखिए 80,000 और 85,000, ठीक है। वही मैंने नीचे लिया है, क्योंकि लाइबिलिटी के कॉलम में सोर्स ऑफ फंड का मतलब होगा कहाँ से लिया गया है सोर्स ऑफ फंड। तो इश्यू ऑफ कैपिटल पहला कॉलम 80,000 माइनस 85,000, मेरे पास अमाउंट आया 5,000 का, ठीक है। और सोर्स ऑफ फंड में एक और एग्जांपल कौन सी आ सकती है, लॉन्ग टर्म लोन्स मैंने लिया है। यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, जैसे मैंने बताया था आपको फॉर्मेट में एग्जांपल्स हो सकती है सोर्स ऑफ फंड की। तो लॉन्ग टर्म लोन 5,000 लिया है। अब ये कहाँ से दिखा मुझे लॉन्ग टर्म लोन, कहाँ से लॉन्ग टर्म लोन है, तो ये मुझे यहाँ पे 5,000 दिखा, यहाँ पे 5,000 2003 के कॉलम में करंट ईयर, तो मैंने वही नीचे उतारा है लॉन्ग टर्म लोन। फिर मेरा फंड फ्रॉम ऑपरेशंस करके आया है, ये मैंने 14,500 माइनस 24,500, कहाँ से अमाउंट है ये 14,500। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस मुझे दिया गया है क्वेश्चन में, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो एक स्टेटमेंट है, पिछली स्टेटमेंट चल रही है 14,500 और 24,500, यही मैंने नीचे लिया फंड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका सोर्स ऑफ फंड में आ गया, ठीक है। तो ये इसका एडजस्टमेंट हो गया, इसमें लेस कर दिया, इसको 10,000 आ गया, ठीक है। 5,000 5,000 प्लस 10,000, ये आ गया आपका 20,000, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फंड आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में हमें बताया कि एप्लीकेशन ऑफ फंड भी निकालना है आपको, देखिए ये देखिए
तो वही मैंने इसी स्टेटमेंट में हमें एप्लीकेशन ऑफ फंड मिल जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी एप्लीकेशन ऑफ फंड है, जिसका 24,000 और 34,000 कॉस्ट है। अब ये 24,000 और 34,000 कहाँ से आया वो देखना है हमें। पहले हम क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कहीं 24,000 और 34,000, यहाँ मिल रहा है हमें, ये देखिए मशीनरी का कॉस्ट मिल रहा है 24 और 34। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आ गया, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी डिफरेंस कितना है 10,000। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम डालते ही हैं उसमें, तो वो हमें 10,000 निकला है। वो कहाँ से 10,000 निकला है, वो आपने जब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया 10,000 का जो आपने यहाँ मेंशन किया वही हमने डाला 10,000। तो इसका टोटल कर लिया 20,000, इसका भी टोटल कर लिया 20,000, दोनों मैच हो गया। तो आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट मैच हो गई, जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ हमने फॉर्मेट लिया है। फॉर्मेट में हमने सोर्स ऑफ फंड को एक तरफ कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड को एक तरफ कर दिया। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला, ठीक है। हमारे तीनों चीजें निकल गई, एप्लीकेशन ऑफ फंड भी निकल गया, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज भी निकल गया, वर्किंग कैपिटल भी निकल गया, ठीक है। वर्किंग पहले क्वेश्चन हमने समझा, उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल निकाला। वर्किंग कैपिटल से हमें आगे का फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन से ही मिल गया, जो जो चीजें लिखी गई थी सोर्स ऑफ फंड में। मगर इसमें बस ये चीजें याद रखनी है कि सोर्स ऑफ फंड में कौन सी चीजें आती है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में कौन सी चीजें आती है, वो मैंने आपको ऊपर ही बताया था क्वेश्चन करने से पहले। अकाउंट फॉर्म में सोर्स ऑफ फंड है ये, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड एक तरफ लिखा गया है। तो ये सारी एग्जांपल्स इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया अपना एडजस्टमेंट वाला, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। अब हम आगे और एक क्वेश्चन को आज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है इस क्वेश्चन से। पहले हम क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर एन आर कंपनी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। पहला पार्ट क्या दिखा रहा है, शेड्यूल ऑफ चेंजिंग वर्किंग। ऑब्वियसली हमें वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट भी निकालनी है हमें, और उसके अलावा फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो तीन चीजें मांगी है इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में। एक तो वर्किंग कैपिटल मांगा गया है, एक तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको निकालना है, एक फंड फ्लो ऑपरेशंस भी आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। पहले बैलेंस शीट दी रखी है इस क्वेश्चन में हमें, लायबिलिटीज का कॉलम है, 2002 का कॉलम है, 2003 का कॉलम है, ठीक है। इक्विटी कैपिटल दे रखा है लायबिलिटीज के कॉलम में, जनरल रिजर्व दे रखा है कैपिटल के कॉलम में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड भी दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी दे रखा है, राइट। तो ये सारे कॉलम में दे रखे हैं, और 2002 और 2003 के हिसाब से इसके अमाउंट्स भी यहाँ पे सारे मेंशन है। अगर आप देखेंगे सारे अमाउंट यहाँ पे मेंशन, ठीक है। और यहाँ पे गुडविल भी दे रखी है आपकी, पेटेंट्स भी दे रखे हैं आपके, बिल्डिंग भी दे रखी है, मशीनरी भी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, स्टॉक भी दे रखा है, बिल रिसीवेबल भी दे रखा है, डेबिटर्स भी दे रखा है, कैश एट बैंक भी दे रखा है। तो ये सारे अमाउंट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये गुडविल, पेटेंट्स, ये सारे कुछ इंटेंजिबल एसेट्स है और कुछ टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। बिल्डिंग मशीनरी आपकी फिक्स एसेट्स है, और इन्वेस्टमेंट्स आपके भी फिक्स एसेट्स है, स्टॉक आपका करंट एसेट्स है, बिल रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स में आ गए, डेबिटर्स आपके करंट एसेट्स में आ गए, कैश एट बैंक आपका करंट एसेट्स में आ गया। ये कुछ करंट एसेट्स, कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स दे रखे हैं, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटीज में कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, और कुछ करंट लाइबिलिटीज भी है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया, ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब इसमें एडजस्टमेंट भी दे रखी है, देखिए यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट भी दे रखी है। तो यही वर्किंग कैपिटल का एक नेक्स्ट पार्ट लेवल पे है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया गया है मशीनरी पे 4,000 रुपए, और बिल्डिंग पे किया गया डेप्रिसिएशन 4,000। ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। सेकेंड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 19,000 है, वॉज मेड ड्यूरिंग 2003, ठीक है। और इंटरम डिविडेंड भी 8,000 रुपए पे कर चुके हैं हम 2003 में।
तो ये एक एडजस्टमेंट हमको क्वेश्चन से रिलेटेड ही जब आप सोल्यूशन करेंगे इसका, तो वो आपको यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद क्या निकलेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर क्या निकलेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तीन चीजें हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। वो उसके अलावा भी, तीन चीजों के अलावा भी हमें ये सारी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं शो करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे बढ़ते हैं पहले। अब मैंने सोल्यूशन में वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट किया है, ठीक है, क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन की नॉलेज यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो मैंने फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट किया है। सोल्यूशन मैंने ऊपर डाला हेडिंग कैलकुलेशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन, पर्टिकुलर्स का कॉलम दे रखा है, अमाउंट का कॉलम दे लिया, अमाउंट का यहाँ पे कॉलम दे लिया। फंड फ्रॉम ऑपरेशन मैंने ऊपर भी बताया था, एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, एक अकाउंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में ले लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2003 मैंने डाल दिया 13,000 रुपए। अब मैं बताना चाहूंगा ये 13,000 है कहाँ से, 13,000 आया कहाँ से, मैंने कैसे ले लिया 13,000, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे मेंशन है लाइबिलिटीज के कॉलम में, 16,000 पिछले साल का था और 13,000 इस साल का है। तो मैंने करंट ईयर का अमाउंट ले लिया 13,000। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस लिखा गया, लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है 2003 का वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, यानी लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस होगा वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दिया। अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया 13,000, ठीक है। नेक्स्ट हमने उसमें कुछ ऐड चीजें की है, वो हो सकती है नॉन फंड और नॉन ट्रेडिंग आइटम्स ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ डाल दी है, ठीक है, इसलिए इसका नाम फॉर्मेट का नाम भी है स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। तो नॉन फंड और नॉन ट्रेडिंग आइटम्स ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नॉन फंड, जैसे मैंने बताया था, हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्या नॉलेज मिलती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स, सबकी नॉलेज हमें इन चीजों से मिल जाती है। तो नॉन फंड और नॉन ट्रेडिंग आइटम्स कौन से हो सकते हैं, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जुड़े हैं, जो या डेबिटेड किए हैं उससे। यहाँ पे पहला मैंने डाला है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। तो मैंने पहली एडजस्टमेंट खेल दी यहाँ पे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 4,000 रुपए, तो वो ही मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 4,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दी, जो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट में मेंशन है बिल्डिंग 4,000 रुपीज, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें एडजस्ट करनी है, यानी कि डेबिटेड करनी है। फिर हमने इंटर्म डिविडेंड पेड कर दिया 8,000 रुपए, वो कहाँ पे से मैंने ले लिया, या 8,000 रुपए इंटर्म डिविडेंड का हमें यहाँ से मिल गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4,000 रुपए, वो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने एडजस्ट कर दिया। ये जनरल रिजर्व कहाँ से आया आपका, ये जनरल रिजर्व आया सर यहाँ से मेंशन है, यहाँ पे जनरल रिजर्व 14,000 2002 का है और 2003 का 18,000 है। 2002 में 14 है और 2003 में 18 है, दोनों में डिफरेंस कितना आया, दोनों में डिफरेंस आया 4,000 का, ठीक है। तो वही मैंने नीचे यहाँ मेंशन किया है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन फंड फ्रॉम ऑपरेशंस का हो गया। इसमें आगे भी है प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। मैंने अपनी लिए सी नोट, ये मतलब रेफरेंस के तरीके से हमने 19,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये 19,000 की कैलकुलेशन कैसे हुई, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है 10,000 और 11,000 रुपए क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस कितना आया उसमें से, अगर हम डिफरेंस निकालें तो उसका डिफरेंस आया 1,000 रुपए, ठीक है, अगर वर्किंग कैपिटल में हम उसका डिफरेंस निकालें। और यहाँ पे प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन यहाँ पे 19,000 दे रखा है, ठीक है। तो 19,000 यहाँ दे रखा है और इसका डिफरेंस 1,000 का आ गया प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का, आपस का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल में ये आ गया 1,000। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसको प्रोविजन ऑफ टैक्स को
19,000 यहाँ पे डेट ले लिया। कौन सा 19,000? जो मैंने सीधा सीधा मेंशन कर दिया 19,000 ये वाला, ठीक है। 19,000 सीधा हमने मेंशन। प्रॉफिट एंड लॉस फंड फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ अमाउंट्स मेंशन करने होते हैं, कहीं से भी आए। अब उसका प्रपोज डिविडेंड 1,000 रुपीज है। नेक्स्ट कॉलम है प्रपोज डिविडेंड। अब ये प्रपोज डिविडेंड कहाँ से है? प्रपोज डिविडेंड हमारा ये यहाँ पे मेंशन है प्रपोज डिविडेंड 6,000 और 7,000, इसका जो डिफरेंस है वो हमने ले लिया नीचे 1,000 पे, ठीक है। यहाँ हमने 1,000 पे डिफरेंस ले लिया इसका। ये देखिए प्रपोज डिविडेंड का कॉलम 1,000। 19,000 हमारा टैक्सेशन का था जो हमने डायरेक्टली उठा लिया, और 1,000 इसका, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब उसको 4,000, 4,000, 8,000, 4,000, 19,000 एंड 1,000, इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास 40,000, ठीक है। आप अपनी जगह भी कर लीजिए। अब हमारे पास 40,000 का तक आ गया आपका प्रपोज डिविडेंड तक, टोटल आ गया आपके फंड तक, और 13,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस चल रहा है पिछले साल का। हमने उसमें से सारे डेबिटेड दिखा दिए। कौन कौन से उसमें डेबिट हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है, इंटरम डिविडेंड पेज हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, ठीक है, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड हो सकता है। सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद 40,000 आया। 40,000 प्लस 13,000 गिव्स अस द फिगर 53,000। 13,000 हमारा पिछला बैलेंस था यहाँ पे, देखिए उस पे प्लस 40,000 हमने ऐड कर दिया, 50,000 हो गया। तो यहाँ तक ही आपका प्रपोज डिविडेंड तक ऐड आपने कर लिया। अब इसमें से लेस कौन से कर सकते हैं, नॉन फंड एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स ऑलरेडी जो क्रेडिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब क्रेडिट कौन से हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमने सीधा उठा लिया, और कोई तो क्रेडिट हमें दिख नहीं रहा नॉन फंड और नॉन ट्रेडिंग आइटम्स में जो हो सकता है। वो कैसे नहीं दिख रहा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ओपनिंग बैलेंस 2002 का कैसे लिया है, ये देखिए। ओपनिंग बैलेंस हमारा 2002 का क्या था, ओपनिंग बैलेंस 2002 का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 16,000 था। तो 16,000 मैंने कहाँ से लिया है, 16,000 मैंने यहाँ से लिया है। 2002 का ओपनिंग बैलेंस था, 2003 का क्लोजिंग 13,000 था, मगर ओपनिंग बैलेंस 16,000 था। वही मैंने नीचे मेंशन कर दिया, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपने एडजस्ट कर दी। आई थिंक कुछ बचा नहीं है उसमें। इक्विटी कैपिटल भी जा चुका है, जनरल रिजर्व भी जा चुका है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं गया है कहीं पे, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं गया है। वो अकॉर्डिंग टू मेंशन आगे हो सकता है अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस 16,000 हो गया। 53,000 प्लस 16,000 गिव अस द 53,000 में से 16,000 लेस कर देंगे आप, तो हमारे पास बचेगा 37,000। ये आपके फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में आ गया, ठीक है। ये सबसे पहले हमने फंड फ्रॉम ऑपरेशंस का स्टेटमेंट निकाला। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो, तो इसके लिए हम आपको सॉल्व कर सकते हैं दोबारा से, कभी भी जब आप पूछेंगे तो उसको रिपीट किया जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं इस पे वर्किंग कैपिटल पे। अब इसका वर्किंग कैपिटल भी निकालना है हमें, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट हेडिंग शेड्यूल इन चेंज वर्किंग कैपिटल डाल दिया। आप हो सकता है कि पहले शेड्यूल इन चेंज वर्किंग कैपिटल अगर आप निकालना चाहे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट दैट कि आप नहीं निकाल सकते। मैंने एडजस्टमेंट वाला पहले निकाला है। आप क्वेश्चन में अगर वर्किंग कैपिटल पहले निकाला है, आपके लिए इजी पड़ रहा है, तो आप वर्किंग कैपिटल पहले निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इट इज नॉट फिक्स कि पहले वही फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, ठीक है। वो भी मैंने क्वेश्चन से ही निकाला है, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। अब शेड्यूल इन वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है कैसे निकालना है। पर्टिकुलर्स का कॉलम लेंगे हम, 2002 2003 का कॉलम लेंगे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज। करंट एसेट्स के कॉलम डालेंगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का कॉलम है, ठीक है। 6600 एक 52 15,200, ये 6600 15,200 कहाँ से आया, क्वेश्चन से ही आया सर।
क्वेश्चन में ही है 6600 भी। देखिए कैश एट बैंक यहाँ दे रखा है 6600 और 15200। ठीक है, तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, आपका वर्किंग कैपिटल बहुत इजीली निकल जाता है। डेबिटर्स आपके आगे 18,000 और 19,000। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं ऊपर, इजीली आपको मिल जाएगा। डेबिटर्स 18,000 और 19,000 यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, तो 6600 15,200 में का डिफरेंस जो आया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो 8600 इसका डिफरेंस तो इंक्रीज में शो किया। 18 और 19 का डिफरेंस जो है 1000 है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है करंट ईयर का, तो 1000 शो कर दिया। स्टॉक का सेम 20,000 है और 13,400 है, ये भी आपको इजीली क्वेश्चन में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आई थिंक स्टॉक का मेंशन है यहाँ 20,000 और 13,400। ठीक है, ये 13,400 और 20,000 मेंशन है पिछले साल का, तो वो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। स्टॉक 20,000 13,400, क्योंकि ये डिक्रीजिंग लेवल है तो जो डिफरेंस आया वो हमने डिक्रीज में शो कर दिया। सेम बिल रिसीव है 12,000 है और 13,200 है, वो भी इजीली क्वेश्चन में हमें मिल रहा है। बिल रिसीवेबल देखिए आप 12,000 और 13,200। ठीक है, तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो हमने इंक्रीजिंग में शो करेंगे इसको। देखिए 1200 डिफरेंस है और वो हमने इंक्रीजिंग में शो कर दिया। इन सब का टोटल कर लेंगे 6600 18,000 20,000 12,000 गिव अस द फिगर 56,600। इन सब का टोटल करेंगे 15,200 19,000 13,400 13,200, हमें 60,800 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करंट एसेट्स का कॉलम फिनिश हो गया, तो हमने टोटल ए डाल दिया। फिर हम डालेंगे टोटल बी। करंट लायबिलिटीज नेक्स्ट हेडिंग होगी बैंक ओवरड्राफ्ट। आ गया आपका एडजस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट हो गया आपका, जो स्टेटमेंट बच गई थी ऊपर हमें, आप क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें यहाँ से मिल गया 3,000 और 2,000। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका आ गया यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, डिफरेंस जो आया 1000 है। 1000 क्योंकि इंक्रीजिंग में शो किया, मैंने जैसे पहले भी कहा था वर्किंग कैपिटल में जो भी अगर डिक्रीज वैल्यू आ गई है तो इंक्रीजिंग में शो करेंगे, अगर इंक्रीज वैल्यू आ गई है तो डिक्रीज में शो करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू है करंट ईयर की, तो 1000 का डिफरेंस इंक्रीजिंग में शो कर दिया। सन्डी क्रेडिटर्स भी 5,000 है और 3,400 है, ये भी आपको इजिली क्वेश्चन में मिल गए हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सन्डी क्रेडिटर्स आपको मिल गए इजिली, यहाँ पे देखिए 5,000 और 3,400। ठीक है, तो ये भी आपको इजिली क्वेश्चन में मिल गए 5,000 और 3,400। और ये डिक्रीजिंग इसमें करंट ईयर का डिक्रीजिंग लेवल पे शो कर दिया है, तो इसलिए हमने इसको इंक्रीजिंग पे शो कर दिया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग था इसलिए इंक्रीजिंग पे, अगर ये इंक्रीज होता तो ये डिक्रीज में चले जाता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी एक स्टेटमेंट है वहाँ पे। डाउटफुल मतलब जो पैसा हमें नहीं पता है कब आएगा, किस तरीके से आएगा, बैड डेबिट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, 400 600। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है हमने इसको डिक्रीजिंग में शो कर दिया। ये आपको मिल रहा है क्वेश्चन में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको इसके लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ देखिए, ये आराम से आपको मिल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और उसके बाद बिल्स पेबल 1200 और 800, ये भी आपको इजीली क्वेश्चन में मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए भी आई थिंक। ठीक है, बिल्स पेबल 1200 और 800 रुपये, ये भी आपको इजीली मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्स पेबल मेंशन हो गया। तो क्योंकि अगेन करंट लायबिलिटीज 800 रुपये है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग लेवल है इसलिए हमने इंक्रीजिंग लेवल पे शो कर दिया। 1200 पिछले साल का था, 800 करंट ईयर का कम है, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो हमने इंक्रीजिंग में शो कर दिया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक वर्किंग कैपिटल बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। नाउ 56,000 यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेंगे 3,000 5,000 400 1200, हमारा 9,600 मिल जाएगा। 2,000 3,400 600 800 6,800 मिल जाएगा हमें आराम से। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 56,600
minus 9600 give us the figure 47,000. 60,800 minus 6,800 give us the figure 54,000, right? तो ये इंक्रीजिंग है क्योंकि 40,000 पिछली 7,000 पिछले साल 47,000 था, इस साल 54 है, तो ये इंक्रीजिंग में है, तो इसलिए हमने 7,000 नेट इंक्रीज डाल दिया प्रीवियस साल में, क्योंकि पिछले साल का जो भी बैलेंस वो ओपनिंग में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो ये 7,000 यहाँ पे हो गया और इसकी वैल्यू क्योंकि ये इंक्रीजिंग में शो हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग में वर्किंग कैपिटल में शो करेगी। 47,000 plus 7,000 gives the figure 54,000. 54,000 same, 54,000 same. 8,600, 1,000, 1,200, 1,000 plus 1,600 plus 400, इसका टोटल आएगा आपका 13,800। आप अपनी जगह भी कर लीजिएगा। 6,600, 200 plus 7,000 gives the figure 13,800। तो यहाँ तक आपके दो स्टेटमेंट निकल आए एडजस्टमेंट से रिलेटेड। पहला मैंने निकाला था कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, और दूसरा मैंने निकाला वर्किंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन बहुत इजली है, बस आपको यही याद रखना है उसमें कि कौन सी चीजें उसमें आती है, वो कौन सी चीजें किस तरफ आएगी, ये एक इम्पोर्टेंट है एडजस्टमेंट करना उसमें, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन कोई बड़ा नहीं है, बहुत ईजिली निकल जाता है अगर एडजस्टमेंट पता हो आपको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पहले मेंशन कर दिया था, उसके बाद सारे नॉन फंड और नॉन ट्रेडिंग लाइबिलिटी आइटम्स ऑलरेडी उसमें मेंशन कर दिए, फिर उसमें जितने भी डेबिटेड आइटम हो सकते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो मेंशन कर दिए, डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग हो गया, इंटर्म डिविडेंड हो गया, फिर जितनी भी चीजें उसमें से लेस हो सकती थी, क्रेडिट हो सकती है जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस हमने ले लिया, तो उससे हमारे फंड फ्रॉम ऑपरेशन का 37,000 टोटल आ गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें, अगर आप दोबारा से मैं क्वेश्चन पे जाऊं, तो हमें वर्किंग कैपिटल बोला था वो हमारी निकल आई, हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोला था वो भी निकल आई, हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला था, अब हम वो चीज निकालें। इसमें जरूरी नहीं है, यहाँ पे ए पार्ट शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल निकाला, मैंने थर्ड पार्ट से स्टार्ट किया था, तो आप अपनी जगह वर्किंग कैपिटल पहले निकाल सकते हैं, फिर फंड फ्लो निकाल सकते हैं, या फंड फ्रॉम ऑपरेशन आखिरी में निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें, मगर निकालना इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे निकलेगी, इसलिए मैंने फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे पहले से मौजूद रखा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है ऊपर, ऑलरेडी कैसे निकाला है वो आपको मैंने बता दिया था, ये है और फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो 37,000 मैंने डायरेक्ट ले लिया पहला कॉलम में, ठीक है। तो 37,000 एक तरफ हो गया आपका। सोर्स ऑफ फंड जैसे मैंने बताया था ये अकाउंट फॉर्म में होता है, कोई इसलिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एक तरफ होता है, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी दिखा है यहाँ पे 3,000 रुपये। अब ये 3,000 कौन से एडजस्टमेंट हुए परचेज ऑफ मशीनरी, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीजन क्या है पीछे, वो उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में हमने परचेज ऑफ मशीनरी की है, पहले मैं क्वेश्चन की तरफ रुक करूंगा, ठीक है। यहाँ मशीनरी में हमने एक एसेट्स कॉलम में मशीनरी मेंशन है, और वो एक मेंशन है 27,000 और एक मेंशन है 26,000। अगर हम देखें इसका डिफरेंस कितना रहेगा, 1,000 का डिफरेंस है, मगर यहाँ पे हमें बताया गया है डेप्रिसिएशन मशीनरी की 4,000 हुई है, यानी कि जो उसका ओरिजिनल अमाउंट का डिफरेंस है, ठीक है, जो ओरिजिनल अमाउंट का डिफरेंस है वो 1,000 है, जिसमें कि 4,000 डेप्रिसिएशन हुआ है, पीछे अमाउंट कितना बचा 3,000 रुपये, 4,000 में से 1,000 गया तो वो 3,000 बच गया, वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 3,000 रुपीज, ठीक है। ये 3,000 आपका वही अमाउंट है। 4,000 डेप्रिसिएशन का था, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी थी 27,000 और 26,000 जिसका डिफरेंस 1,000 होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये 27, एक तरफ 27 था, एक तरफ 26 था, जिसमें एक डिफरेंस इसका आ गया 1,000, 4,000 उसका डिप्रिसिएशन हो गया, तो आपका 3,000 रुपीज परचेज हुई है फाइनल डिप्रिसिएशन का, ठीक है।
फिर टैक्स पेड हुआ है, सी नोट 3 मैंने अपने लिए डाला याददाश्त के लिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इतने लंबे जब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो याददाश्त नहीं रहती, तो इसलिए अपनी एडजस्टमेंट के लिए आप डाल सकते हो सी नोट 3। अब टैक्स पेड यहाँ पे सी नोट 3 का मतलब यहाँ पे है कि मुझे एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी क्या दिया है। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन 19,000 थी, ठीक है, 2003 की। मगर मैं ऊपर क्वेश्चन में भी जाऊंगा, टैक्सेशन का अमाउंट कितना था, टैक्सेशन का अमाउंट था 10,000 2002 में और 11,000 2003 में। डिफरेंस कितना है 1,000 का। तो उसमें से प्रोविजन ऑफ टैक्स कितना है 19,000, यानी कि 19,000 माइनस दिस डिफरेंस गिव अस द फिगर 18,000, ठीक है। 18,000 रुपये आपका मैं आपका वो 19,000 आपका लेस हो गया, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे 18,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 10,000 माइनस 11,000, ये आपका क्वेश्चन से ही मिलेगा आपको आराम से एप्लीकेशन ऑफ फंड में। इन्वेस्टमेंट हमने की होगी कोई क्वेश्चन में, हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट शायद हमने की है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे हमने की है 10,000 की और 11,000 की, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10,000 माइनस 11,000 का जो डिफरेंस है वो हमने मेंशन कर दिया 1,000, ठीक है। इंटरम डिविडेंड पेड 8,000 रुपये, ये 8,000 कहाँ से आए, अगर आप ध्यान देंगे हमने निकाला है 8,000 रुपये का, यहाँ पे एडजस्टमेंट थी हमारी साइड से 8,000 रुपये, देखिए एडिशनल इनकम में 8,000 हमने इंटरम डिविडेंड किया हुआ है, वो हमने मेंशन कर दिया एप्लीकेशन ऑफ फंड में नीचे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। और नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो हमारी निकली है 7,000 रुपये के सकती है। 7,000 कौन है, ये जो हमने अमाउंट निकाला यहाँ वर्किंग कैपिटल 7,000, ठीक है। तो इन सब का टोटल कर दिया 3,000 18,000 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000, ये आपका 37,000 टोटल हो गया। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपकी मैच हो गई। तो याद रखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको अकाउंट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अगर आप ऊपर एप्लीकेशन सोर्स ऑफ फंड बना रहे हैं या फंड फॉर्म ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। फंड फॉर्म ऑपरेशन स्टेटमेंट फॉर्म से रिलेटेड बन सकता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट फॉर्म से बन सकता है। क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही है, एडजस्टमेंट बस करनी है, हमें पता होना चाहिए कैसे करेंगे। अब इसके आगे हम एक अकाउंट और बनाते हैं जो हमें फर्दर इसको क्लोजिंग पे ले आएंगे। इसको मशीनरी अकाउंट हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर टू बैलेंस डेबिटेड, ठीक है, 27,000 मेंशन कर दिया। ये 27,000 कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करना है सारी चीज़ों का, तो हमने मशीनरी अकाउंट में पहले हम क्वेश्चन पे जाएंगे। हमने मशीनरी अकाउंट का बैलेंस डेबिट का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो वही मैंने मशीनरी अकाउंट में मेंशन कर दिया बैलेंस 27,000, ठीक है। और बैंक का 3,000 रुपये, बैंक कौन सा है मशीनरी अकाउंट के बैंक का 3,000 रुपये टू बैंक। टू बैंक का मैंने नीचे मेंशन कर दिया जो परचेज हुआ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कौन सा मशीनरी के हमने निकाला था ऊपर, मशीनरी परचेज जो हुई है, ठीक है, मशीनरी परचेज हुई है ऊपर, ठीक है। तो ये मशीनरी आपका एडजस्ट होगा 3,000 रुपये। ये आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया ना, 3,000 रुपये मैंने अभी बताया कैसे निकला आपका 3,000 रुपीज। दोबारा बता देता हूँ, 3,000 रुपये आपका निकला है यहाँ से। हमने हमारा डिफरेंस कितना था मशीनरी का 27,000 में से 4,000, 27,000 प्रीवियस ईयर का था, करंट ईयर का 26,000, 4,000 में से हमने डेप्रिसिएशन 4,000 दिया है, 1,000 उसका डिफरेंस था, तो 1,000 और लेस हो जाएगा तो 3,000 बचेगा। तो आपका 3,000 परचेज मशीनरी है, वही मैंने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया जो 3,000 है। 27 प्लस 3 हो गया आपके 30,000।
फिर बाय डेप्रिसिएशन जो उसकी लगी थी, आई थिंक एडजस्टमेंट में इजीली आपको मिल जाएगा, 4,000 रुपये का मशीनरी उसमें लगी थी, डेप्रिसिएशन की 4,000 रुपये, मशीनरी 4,000, वही मेंशन किया नीचे मैंने। 4,000 रुपये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 26,000, 27,000 प्रीवियस साल का था और करंट ईयर का 26,000 रुपये था। वो 26,000 कहाँ से आए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में ही है वो 26,000, ये आपके 26,000 करंट ईयर के, 27 पिछले कैरी फॉरवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिटेड, क्लोजिंग डेबिटेड, ठीक है। तो एक क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं। बीडी का मतलब होता है बैलेंस डेबिटेड, सीडी का मतलब है क्रेडिटेड, बीडी का मतलब बैलेंस डेबिटेड, सीडी का मतलब क्रेडिटेड, ठीक है। तो 26,000 क्रेडिट हो गए, मशीनरी अकाउंट फाइनल हो गया, आपस में मैच हो गए। बिल्डिंग अकाउंट भी इस तरह से हमें एडजस्ट करना है क्योंकि वो हमें दिया गया है बैलेंस डेबिटेड इसका 50,000 रुपये, सीधा आप 50,000 कहाँ से लेंगे, बिल्डिंग यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है पिछले साल, ये देखिए पिछले साल का 50,000 वही हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। और डिप्रिसिएशन उसमें 4,000 रुपये लिखी है, यहाँ पे 4,000 रुपये लिखी है, कहाँ से ली मैंने डिप्रिसिएशन, ये 4,000 रुपये यहाँ पे लिखी हुई है, 4,000 रुपये बिल्डिंग डिप्रिसिएशन 4,000 रुपीज, ठीक है। और उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है मशीन इसका बिल्डिंग का 46,000, 46,000 कौन सा लिया, करंट ईयर का, करंट ईयर डेबिटेड, ठीक है, क्लोजिंग डेबिटेड, सॉरी करंट ईयर डेबिटेड 46,000 यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एडजस्टमेंट अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आए, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है इसलिए, और लास्ट में हमें प्रोविजन ऑफ टैक्स को भी हमने बैलेंस कर दिया, तो बैंक 18,000, ठीक है। ये प्रोविजन ऑफ टैक्स 18,000 कौन सा है जो आपका एडजस्टमेंट होकर निकला हुआ है, 18,000 रुपये आराम से आपने जो आपने निकाला भी है, आप डायरेक्ट यहाँ से ले से भी सकते हैं 19,000 में से जो 1,000 आपने प्रोविजन ऑफ टैक्स का निकाला है, जो हमने आपको समझाया अभी, प्रोविजन ऑफ टैक्स 19,000 का था, जिसका ऊपर डिफरेंस एक 10,000 था, 1,000 था, बैलेंस कितना रहा बैंक में 18,000 रुपये, वही मेंशन कर दिया आपके प्रोविजन ऑफ टैक्स में, ठीक है। और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इसका 11,000 रुपये था जो कि क्वेश्चन में सही है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 11,000 रुपये यहाँ पे आपका निकल गया 11,000, ठीक है। और उसके बाद बैलेंस डेबिटेड 10,000 पिछले साल का, और बाय प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन 19,000, वो तो आपको डेप्रिसिएशन में ही मिल रहा हुआ है 19,000 का, ठीक है। ये 19,000 आपका हो गया, इस तरह से आपका ये सारी एडजस्टमेंट अकाउंट वाइज बन गई, 10 19 29,000, 18 और 11 29,000 आपस में बैलेंस हो गया, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन भी निकल गया, बिल्डिंग अकाउंट भी निकल गया, मशीनरी अकाउंट भी निकल गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी निकल गए, वर्किंग कैपिटल भी निकल गया, फंड फॉर्म ऑपरेशंस भी आपका निकल गया। अब आप बताएंगे इस क्वेश्चन में सर फंड फ्रॉम ऑपरेशंस दिए कहते हमें 3 चीज़ें निकालनी थी, हमने वो 3 चीज़ें जब निकाल दी तो हमें बाकी चीज़ें क्यों एडजस्ट करनी पड़ी, बाकी चीज़ें इसलिए एडजस्ट करनी पड़ी क्योंकि जो जो चीज़ें आपने मेंशन की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या मशीनरी अकाउंट में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था, या मशीनरी का ये 4,000 आपका एडजस्ट था, टैक्सेशन का था, ये सारी चीज़ें आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में थी, इसलिए हमने उसको भी अपने अकाउंट के जरिए मेंशन कर दिया, ठीक है, ताकि जो भी उसको स्टेटमेंट बने, कोई भी स्टेटमेंट जब बनती है तो वो आपस में कंपेयर होती है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए आपको सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बनानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक मैंने फिलहाल इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है तो हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें कहाँ से ये आई है। बैलेंस डेबिटेड और बैलेंस क्रेडिटेड इजिली क्वेश्चन से मिल जाते हैं, ये इसका एक मेन फिगर है, और
प्रोविजन ऑफ टैक्सेस, ये सब आपस में बैलेंस करने होते हैं, यानी कि इनका टोटल एक दूसरे से मैच होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनमें, ठीक है। बाकी आप वर्किंग कैपिटल पहले निकालें, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट निकालें। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है आप कैसे करना चाहें। इट इज़ नॉट कोई थंब रूल नहीं है कि कोई मैंने क्योंकि मुझे फंड फ्लो स्टेटमेंट डिपेंड करता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन पे, तो मैंने फंड फ्रॉम ऑपरेशन पहले निकाल दिया, उसके बाद फिर मैंने वर्किंग कैपिटल निकाली, उससे मेरे को ओएजी पड़ गया अपने क्वेश्चन का। दैट वे आई क्लोज इट। थैंक यू।